हेलो व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मोमेंटम्स के जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। आपको पता होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में एलटी ग्रेड के लिए पोस्ट निकलने वाली है, रिक्रूटमेंट जारी करने वाले हैं वो लोग। वैसे ही आरपीएससी में भी वेरियस टीचर्स के लिए, चाहे वो प्राइमरी पर हो, प्राइमरी लेवल पर हो, एलटी ग्रेड पर हो या पीजीटी लेवल पर हो, वेरियस पोस्ट वहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी होने वाली है। सो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए। सो अब बढ़ते हैं आगे, मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं, तो इन केस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? मैकेनिक्स के केस में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। या आपने स्कूल टाइम पे अपने पढ़ लिया होगा, ग्रेजुएशन टाइम पे भी पढ़ा होगा। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली वो अलग अलग केस में अलग अलग ली जाती है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल एनर्जी को हम अलग तरीके से मेजर करते हैं, मैग्नेटिज्म में अलग तरीके से मेजर करते हैं। तो अलग अलग केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के टर्म्स में मेजर करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है U = mgh इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE लिख देता हूँ मैं इसको। वैसे ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर खींचते हैं या कंप्रेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो उस टाइम पर उसमें कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज कैलकुलेटेड एज हाफ kx², वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला है। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम P = क्या होता है? mv, ये आपको पता है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ mv²। अगर मैं m से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा m²v²/2m, दैट इज m²v² इज p²। तो p²/2m इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को देखूं और इसके अपॉन में 2 कर दूं, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। और यहीं से हम P की वैल्यू लिख सकते हैं, तो P = हमारे पास मिल जाएगा √2mk। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। तो वेरियस इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जिनको आपने ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जैसे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसकी हम बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा हुक्स लॉ। आपको हुक्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम स्प्रिंग के केस में, इलास्टिसिटी के केस में इस्तेमाल करते हैं। तो इस हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है? दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स F = -kx। यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको हम -kx से डिनोट करते हैं, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द टोटल चेंज इन जो भी हमारे स्प्रिंग में चेंज होगा, चाहे वो कंप्रेशन के थ्रू हो या एक्सपेंशन के थ्रू हो। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो हम इस क्लास में इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। सो मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम slides down a smooth inclined plane of height 5 मीटर, find its speed at the bottom। तो आपको ध्यान देना है। तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन था। मान लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से है। यहाँ से हमने किसी एक ब्लॉक ऑफ मास को ड्रॉप किया, एक मास को ड्रॉप किया यहाँ से। लेट्स सपोज मैं इसको सही से कर लेता हूँ। हमने क्या किया? एक मास को यहाँ से ड्रॉप किया, 4 किलोग्राम मास था, उसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया। और हमारे पास जो इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट है, वो हाइट कितनी गिवन है हमको? दैट इज नोन एज 5 मीटर। 5 मीटर हाइट गिवन है। तो जब 5 मीटर की हाइट से हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, तो हमसे पूछ रहा है कि जब वो बॉटम पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एनर्जीज का। जब ये अपने टॉप लेवल पर होगा तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज mgh।
और जब ये गिरते हुए नीचे आ जाएगा, हम मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस है, और जब ये गिरते हुए नीचे आ जाएगा इस पॉइंट पर, अपने लोएस्ट पॉइंट पर, बॉटम पर, तो वहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो चुकी होगी इसके काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज हाफ mv²। तो जो टॉप पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी बॉटम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर किस तरह से निकल जाएगी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो वेलोसिटी इक्वल टू √2gh। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर हमने किसी हाइट से गिराया है तो बॉटम पर उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज √2gh, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। तो इसी से हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो √2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है, जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, इंटू एच हाइट हमको गिवन है 5 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा √100, तो √100 हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी बॉटम पोजीशन पे क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज का फॉर्मूला लगाया कि हायर पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, बॉटम पोजीशन पर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। वहाँ से हमने v की वैल्यू कैलकुलेट करी और उससे हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड थ्रू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। तो एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k और 2 मासेस उससे कनेक्टेड हैं एक स्प्रिंग से। व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 चेंजेस बाय x। तो क्या होता है, जो स्प्रिंग दबेगा या तो कंप्रेस होगा या एक्सटेंड होगा, या तो कंप्रेस होगा या उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा उस स्प्रिंग के अंदर, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास किस तरह से है, अगर मैं देखूँ तो हमारे पास है एक मिनट, तो हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक मास है, 2 बॉडीज़ हैं, तो मान लेते हैं इसका मास है m1 और दूसरी बॉडी हमारे पास, इसका मास है m2। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है एक स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ठीक है, तो अब जो हमने फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स हमने अप्लाई किया, ये k स्मॉल k होगा, ध्यान देना। यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। हमारे लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ये है, l है। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, तो जब हमने इसके अलोंग फोर्स लगाया था, अब फोर्स कैसे लगा सकते हैं हम, फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई कर सकते हैं, F फोर्स, और इसी फोर्स को हम अंदर की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। इस फोर्स को हम बाहर की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं और अंदर की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये फोर्स को हम बाहर की तरफ अप्लाई करें या अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे, तो अलोंग दी डायरेक्शन, जो अलोंग दी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हम इसको लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग की लेंथ में चेंज होगा। अब वो लेंथ हो सकती है बढ़ जाए और लेंथ हो सकती है कम हो जाए, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि जो चेंज हुआ हमारे इसमें, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, उसकी वैल्यू उसने दे रखी है हमको x, और हमने फोर्स लगाया F। तो चेंज हुआ लेंथ में x, चाहे वो कंप्रेशन में हो या एक्सटेंशन में हो, और चेंज इन लेंथ हुआ x और फोर्स हमने लगाया था F। अब हमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो जो हमने बाहर से फोर्स लगाया, तो फोर्स कितना लगाया हमने, तो हमें पता होना चाहिए F लगाया, उस F की जो वैल्यू होती है दैट F इज इक्वल टू k टाइम्स x। ये एक्सटर्नल फोर्स है, F इक्वल टू kx। k हमारे पास क्या हो गया, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड x हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन लेंथ। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एक मिनट, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी दैट इज U पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन, अब कहाँ से कहाँ, इनिशियल चेंज कितना था, पोटेंशियल इनिशियल चेंज कितना था लेंथ में 0, और फाइनल चेंज कितना था x, F dx। ये आपको पता होना चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला है। जैसा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू माइनस du/dx या du/dx, इस तरह से। तो यहाँ से अगर आप du निकालोगे तो du इक्वल टू हो जाएगा F dx। तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो फोर्स इज
चेंज इन ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, द फोर्स इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो वहाँ से हमने इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। द फोर्स इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, उस वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब अगर हम फोर्स की वैल्यू रखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 to x, चेंज इन लेंथ क्या है, 0 से लेके x तक है, और फोर्स क्या है हमारा, kx dx। अब u इक्वल टू क्या हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हो जाएगा x² 2 इंटीग्रेशन 0 to x। तो जब उसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यह आ जाएगा आपका हाफ kx²। तो तुम्हारा जो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल स्टोर्ड, वो आ गया हाफ kx²। सो दिस इज, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करें तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है किसी भी स्प्रिंग के अंदर। जब हम उसमें एक्स एक्सटेंशन करते हैं या कंप्रेशन करते हैं तो वो हो जाएगी हाफ kx²। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाफ kx²। इस बात का हमें ध्यान देना है। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, इसको सही कर लीजिए आप, दैट इज m1, मास m1 एंड m2 हैव सेम काइनेटिक एनर्जी इफ p1 एंड p2 आर देयर लीनियर मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ p1 रेशियो p2। तो हमें क्या दिया है, मास तो अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कहा, तो मोमेंटम को हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखा था, तो हमें पता है मोमेंटम p इक्वल टू होता है √2mk। अगर मैं इसी को p1 लिखूं तो p1 हमारे पास क्या हो जाएगा, m1k1 अपॉन, इसको ऐसे लिख लो, p2 हम लिख लेंगे, p2 मोमेंटम 2 इक्वल टू √2m2k2। ये मैंने आपको इनिशियल बताया था कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, मोमेंटम p इक्वल टू √2 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो के हमारा क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान देना कि काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर। और p2 हमारे पास क्या है, √2m2k2। अब हमको कंडीशन क्या दी है उसने कि k1 इक्वल टू k2 है, k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k। तो जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, k1 k2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। सो p1 अपॉन p2 हमको क्या मिल जाएगा, p1 अपॉन p2 इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारे पास m1 अपॉन m2 इसका √। सो ऑप्शन नंबर आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो m1 रेशियो m2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया था कि अगर मोमेंटम का, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, तो वो होगा √m1 रेशियो √m2। सो आसान क्वेश्चन है, आपको बेसिकली मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन क्या है हमको, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर। तो आपको यहाँ से फोर्स कांस्टेंट की यूनिट भी पता चल गई कि फोर्स कांस्टेंट जो होता है या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इज कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजिशन थ्रू 1 सेंटीमीटर। हमने इसको कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया, 1 सेंटीमीटर। तो x हम मान लेते हैं यहाँ पर, वो हमने कंप्रेस किया 1 सेंटीमीटर। इसी को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें दैट इज 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ये जाएगा हमारे पास 0.01 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं मैकेनिक्स में, एक होता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग और दूसरा होता है वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन करते हैं तो जो फोर्स हम बाहर से लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है kx के बराबर, और जो वर्क डन निकल करके आता है दैट वर्क डन इज हाफ kx²। इस बात का ख्याल रखना है, जब हम वर्क डन स्प्रिंग के ऊपर करते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स वहां पर लगा रहे हैं, और जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वही हमारे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग। जब बाय द स्प्रिंग वर्क डन होता है तो जो वर्क डन होगा वो उसके रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो हुक्स लॉ हम जानते हैं, हुक्स लॉ इक्वल टू -kx बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है प्लस और माइनस का। माइनस कब यूज़ करना है? जब स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन होगा, जब वो अपनी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन करेगा, तब वहाँ पर हम इस रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स लेंगे। और जब वर्क डन होगा स्प्रिंग के ऊपर, भले ही वो खींचे कंप्रेशन का हो या एक्सटेंशन का हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब हम वर्क डन स्प्रिंग के ऊपर कर रहे होंगे तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, और जब स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन हो रहा होगा, स्प्रिंग वर्क डन कर रही होगी, तो वो होगा हमारे पास नेगेटिव। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो वर्क डन कैसा आने वाला है? नेगेटिव। अगर आप यहाँ से ही ध्यान देते हैं तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम चेक करेंगे यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है बी के आने के चांसेस हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज W इक्वल टू -1/2 के एक्स स्क्वायर। ये है के, हमको वैल्यू दिया था उसने -1/2। के की वैल्यू है 50 न्यूटन पर मीटर, और एक्स की वैल्यू है 0.01 इसका स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 50 इंटू ये हो जाएगा 0.0001। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻4। ठीक है, तो हो जाएगा 50/2 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 जूल। वर्क डन जूल में मेजर किया जाता है। अगर मैं एक पॉइंट को आगे ले लूँ तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 जूल। और यहाँ ये नेगेटिव चल रहा था, तो पूरा टर्म कैसा हो जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। तो -2.5 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ये हमारा 10⁻³ जूल, सॉरी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन ऑन द स्प्रिंग है या बाय द स्प्रिंग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। एक 100 ग्राम की मास हमको दिया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन है, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। ठीक है, अब मास हमें 100 ग्राम दिया, तो 100 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 kg। इस बात को आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 kg, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 kg, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 100 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 100/1000, दैट इज 0.1 किलोग्राम। अब काइनेटिक एनर्जी हमको दिया है 20, हाफ मास हमको दिया है 0.1, और वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, वेलोसिटी का यहाँ पर स्क्वायर है। तो हो जाएगा 40, 20⁻40 अपॉन 0.1 इक्वल टू v²। ये पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ऊपर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो v² इक्वल टू 400। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप इजिली वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास क्या है? 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, ये इस बात का हमें ध्यान देना है। मासेज अलग अलग हैं, हमको मास m1 दे रखा है m, और मास m2 दे रखा है 4m। ठीक है, तो m1 m की वैल्यू m1 m दे रखा है और m2 4m दे रखा है। अब क्या है, वो दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव करते थे, तो लीनियर मोमेंटम का हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो लीनियर मोमेंटम हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या बताया था? P इक्वल टू √2mk। ठीक है, अब अगर हम P1 की बात करें तो जाएगा 2m1k, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम यहाँ पर k को k रख देंगे, अपॉन P2 हम लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो P2 हमारे पास हो जाएगा √2m2k। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो P1/P2 इक्वल टू हो जाएगा √m1/m2। ये हमने पीछे देखा था। तो √m1, अगर आपको ध्यान होगा, m1 की वैल्यू दी है हमको m, और m2 की वैल्यू दी है हमको 4m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, अंडर हम हटाएंगे तो P1/P2 इक्वल टू 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1/2।
तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 50% से इंक्रीज कर जाए, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज इंक्रीज हमको कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज हुआ? लेट अस सपोज हमारा इनिशियल मोमेंटम था p, इनिशियल मोमेंटम था p, और वो कितना चेंज हो गया? 50% से चेंज हो गया। तो 50% से चेंज होने का मतलब क्या है? उसमें जो इंक्रीज हुआ 50% का हुआ, तो p प्लस 50%, 50/100 p। तो इसी को हम लिख सकते हैं p प्लस 1/2p, दैट इज 3/2p। तो चेंज इन मोमेंटम, जो हमारा इंक्रीज इन मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया? ओरिजिनल मोमेंटम p था और जो नेक्स्ट मोमेंटम p डैश हो गया वो हमारा क्या हो गया? 3/2p। अब हम बात करते हैं हमारा काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। तो ये हमको क्या बताएगा? परसेंटेज इंक्रीज बताएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें इनिशियल मोमेंटम गिवन है, मान लो उसको P1 नाम दे देते हैं। तो P1 दिया हमको P, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारी काइनेटिक एनर्जी 1 कितना होगा? दैट इज p²/2m। ठीक है, तो P1 को हमने P कह लिया अपॉन 2m। अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर के हुई, बढ़ करके हुई, दैट इज 3/2p। हमने उसको क्या कितना चेंज कर लिया? हमने उसको 150% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सॉरी 50% इंक्रीज कर दिया, 150 टाइम्स हो गया वो, 150% 150 वैल्यू होगी उसकी बढ़ करके। तो ओरिजिनल p था, इंक्रीज होकर के 3/2p हो गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ करके हुआ K2, दैट काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज p2² मास तो वही रहेगा। p2² क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 9/4 p²/2m। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K, दैट इज K2 - K1। ठीक है, तो आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो हम इसको में लिखेंगे 9/4। ये वाला वैल्यू क्या है हमारी? इस वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर K1, क्योंकि ये K1 के इक्वल है। तो 9/4 K1 माइनस K1, p²/2m भी क्या है? K1। तो 9/4/K1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/4 K1। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक हमारी कितनी आ गई? 5/4 K। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज दैट इज डेल्टा K/K इंटू 100। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया हमारे पास? दैट इज 5/4 K1। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या था? K1 इंटू 100। तो K1 से K1 कैंसिल हो गया, 4 से हमने 100 को कैंसिल किया 25 टाइम्स, दैट इज 25 5 125। तो हमारा कितना परसेंटेज आ गया? दैट इज 125%। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 125%। तो अगर हम ये देखें कि हमारे मोमेंटम में 50% का इंक्रीज हुआ तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में 25% का इंक्रीज होगा। तो ये हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच वन हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। तो आपको ये पता होगा, डायरेक्टली इसका हम आंसर लिख देते हैं। और ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम का रेशियो क्या होता है? तो मोमेंटम या बेसिकली मोमेंटम क्या होता है? अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें, मोमेंटम अगर हमारे पास p है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी? तो हमारे पास काइनेटिक मोमेंटम क्या होगा? 2mk। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम क्या किस पर डिपेंड करता है? √m पर डिपेंड करता है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई। तो मास पर डिपेंड करेगा, तो मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, इस बात का ध्यान देना है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम सोलली डिपेंड करता है मास के ऊपर, √m के ऊपर। तो अगर हैवियर बॉडी होगी तो ग्रेटर मोमेंटम होगा और लाइटर बॉडी होगी तो लेसर मोमेंटम होगा। तो
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द हैवी बॉडी। मूव ऑन टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ वी थ्रो बॉडी अपवर्ड्स, थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स, अगर हम एक बॉडी को अपवर्ड्स थ्रो करें विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वेलोसिटी हमको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी है यू कह सकते हो, तो वो हमको दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस हाफ टू द इनिशियल वैल्यू, तो ऐसी कौन सी हाइट होगी, मतलब हमने इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका तो किस हाइट पर जाकर के जो इसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ रह जाएगी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ, मास तो दिया नहीं हमको, तो मास को एम लिख लेता हूं मैं, एम वी स्क्वायर, एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो कितने हाइट पर जाकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का आधा हो जाएगा कह रहा है। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान देना कि मान लेते हैं ये ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, मान लीजिए बॉल यहां तक जा सकता था, वो बीच में जाकर के एक पॉइंट पर जाकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होकर के जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ हो गई, और ये हाइट है h। इस h हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और इस पॉइंट पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी उसका आधा हो गई, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, और उसका भी आधा हो गई कहां पर, इस पॉइंट पर, तो हाफ इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा 1/4 इंटू एम, और v की वैल्यू दिया था हमको, v गिवन है हमको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। मास हमको पता नहीं है, g हमको वैल्यू पता है, g 10 लेने को कहा है हमसे, और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, और 4 4 जा 16, तो h इक्वल टू हो जाएगा 4/10, दैट इज 0.4 मीटर। तो आपको ध्यान देना है कि 0.4 मीटर जाते ही, हाइट 0.4 मीटर जाते ही उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये पूछा गया क्वेश्चन यूपी टीजीटी फिजिक्स 2016 में। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल लगाया कि जिस हाइट पर वो गया वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जितना वहाँ पर खर्च हुआ है, जितना हम काइनेटिक एनर्जी कर चुके हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो चुका है। तो उस प्रिंसिपल का यूज़ करके हमने यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। तो हाइट हमारी आ गई 4/10, दैट इज 0.4 मीटर। मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मेटल बॉल विथ मोमेंटम mv स्ट्राइक्स अ वॉल एंड बाउंस बैक, द चेंज इन बॉल्स मोमेंटम इज आइडियली। आइडियली कहने का मतलब है मोमेंटम का लॉस नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी बॉडी से वो बॉल टकराती है वो इलास्टिकली टकराती है। आइडियली कहने का मतलब ये है, मान लेते एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर हमने एक बॉल को थ्रो किया, इस बॉल का मास था m और v वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, पी आई मैं कह सकता हूं, दैट इज एम वी। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी। अब मास का इसमें लॉस नहीं हुआ, वेलोसिटी भी सेम रही, तो जब ये टकरा करके वापस आ रहा होगा, ये इस साइड में वापस आएगा, तो मोमेंटम कितना, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी फाइनल, दैट इज एम वी। लेकिन ध्यान देना डायरेक्शन चेंज होगी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम वी। तो जब ये राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा था तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, मोमेंटम पॉजिटिव है, और जब ये लेफ्ट हैंड की साइड के डायरेक्शन में आ रहा था इस वॉल से टकरा करके, तब ये हमने कह दिया कि इसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी होता है फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई। तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है, अगर हम ध्यान दें यहां पर, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास होता है माइनस एम वी। तो डेल्टा पी इक्वल टू माइनस एम वी और माइनस एम वी। इनिशियल मोमेंटम हमारा एम वी था, तो माइनस एम वी इंटू माइनस एम वी कितना हो जाएगा, -2 एम वी हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन मोमेंटम इज -2 एम वी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये भी यूपीटीजीटी फिजिक्स 2016 में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए चेंज इन मोमेंटम, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता चेंज इन मोमेंटम का तो 2 mv होता,
लेकिन उसने पूछा टोटल चेंज इन मोमेंटम, कुछ कहा नहीं मैग्नीट्यूड के बारे में, और मोमेंटम हमारा कैसा होता है एक्चुअली में डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, -2 mv के बराबर हो जाएगा। तो ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड थे। अभी इसी टॉपिक के ऊपर जहाँ पर हम मोमेंटम में कंजर्वेशन लॉस के ऊपर काम करेंगे, वहाँ पर कंजर्वेशन लॉस के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में ही कंजर्वेशन लॉस के ऊपर भी हम यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।